कर रहे हैं। सूबे का वन विकास निगम तो पूरी तरह से सरकार की इस नई खनन नीति के विरोध में खड़ा हो गया है। हल्द्वानी की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हजारों कर्मचारियों की भीड़ इस बात की गवाह है कि सरकार नई खनन नीति लागू कर कर्मचारियों के हित में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। सरकार की खनन नीति के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी पूरे दिन अपने परिवार के साथ सड़कों से लेकर धरने तक बैठे रहे और सरकार से इस खनन नीति को बदलने की मांग करते रहे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार खनन माफियाओं को प्रदेश की नदियों का खनन काम सौंप रही है, जो कि कर्मचारियों से लेकर हजारों खनन व्यवसायियों के हित में नहीं है। इस नई खनन नीति से प्रदेश में और गुंडाराज बढ़ेगा, इसलिए सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वन विकास निगम कर्मचारियों का कहना है कि ये आंदोलन तो सिर्फ शुरुआत है। अगर बहुगुणा सरकार ने नई खनन नीति को जल्द नहीं बदला तो वो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। महिपाल मदेरणा के बाद राजस्थान सरकार के एक और मंत्री दुष्कर्म के आरोप में फंस गए हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार के लिए बड़ी संकट की बात है, खासकर उस वक्त जब चुनावी माहौल सर पे हो। दूसरी तरफ एक मंत्री पर, राज्य सरकार के मंत्री पर इस तरह के आरोप लगे हों। बहरहाल इस पूरे मामले में सरकार को बचाने के लिहाज से मंत्री बाबूलाल नागर ने इस्तीफा दे दिया है, पर देखना होगा अब राज्य सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। मंत्री बाबूलाल नागर ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा है कि वे एक अनुसूचित जाति के साधारण परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने दूदू की जनता के प्यार और आशीर्वाद से लगातार मजबूती राजनीतिक क्षेत्र में हासिल की, लेकिन उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने उन्हें फंसाने के लिहाज से ये पूरा कदम उठाया है और एक ऐसी महिला को आगे किया है जो पहले भी इस तरह से दुष्कर्म के आरोप 2 अन्य लोगों पर लगा चुकी है और इस बार उन्हें इस महिला के जरिए फंसवाया गया है ताकि किसी भी तरह से उनकी राजनीतिक हत्या की जा सके। चुनावी वर्ष में सामने आए इस मामले के बाद में राजस्थान सरकार सदमे में है। राजस्थान सरकार अब किसी भी तरह से इस बात का प्रयास करेगी कि वो इस पूरे मामले में निष्पक्षता जनता के बीच जाहिर कर सके, क्योंकि विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाने में जुट गए। वहीं दूसरी ओर अब सरकार चाहती है कि एक और जहां महिपाल मदेरणा पर, आसाराम पर इसी तरह के मामलों में कार्रवाई की गई, वहीं मंत्री बाबूलाल नागर पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली से सटे नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एनजीओ में काम करने वाली एक शिक्षिका पर बाल विवाह का विरोध करने पर मंगेतर और उसकी मां ने हमला कर दिया। दरअसल मामला है नोएडा के सेक्टर 20 थाने क्षेत्र का, जहां पर एनजीओ में काम करने वाली लिंकन सुब्रुद्ध शिक्षिका गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। उसी एनजीओ में एक 8वीं कक्षा की नाबालिग लड़की भी पढ़ती है, जिसका विवाह उसके घर वालों ने तय कर दिया, जिसका विरोध शिक्षिका लिंकन सुब्रुद्ध और लड़की दोनों कर रहे थे। लेकिन शिक्षिका का विरोध करना उसको बहुत महंगा पड़ गया। नाबालिग लड़की की मां और उसके मंगेतर ने विरोध करने वाली शिक्षिका को बड़ी ही बेरहमी से चाकू और ईंटों पत्थरों से पीटा, जिससे टीचर गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस वारदात ने ये साबित कर दिया कि भले ही देश में बाल विवाह पर कानून लागू हो, लेकिन उसके बाद भी बाल विवाह का चलन भारत में जारी है। बाबूलाल नागर की वजह से राजस्थान की सरकार मुश्किल में फंसती जा रही है। बाबूलाल नागर ने अपने बचाव में मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बाबूलाल नागर पर यौन शोषण का मामला कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। अपने बचाव में बाबूलाल नागर ने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब विपक्षी पार्टी बीजेपी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। भाजपा मानती है कि जब आसाराम की गिरफ्तारी हो सकती है तो यौन शोषण के मामले में बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने एक बर्खास्त महिला दरोगा के घर रेड कर 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें 2 लड़कियां भी हैं। महिला दरोगा के पड़ोसियों ने महिला दरोगा पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। गाजियाबाद के पौष इलाके कर्पूरीपुरम में यूपी पुलिस की बर्खास्त महिला दरोगा के आवास पर आज पुलिस ने रेड की। ये रेड स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई थी। स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि महिला दरोगा अपनी वर्दी का रौब गालिब कर यहाँ काफी दिनों से सेक्स रैकेट चला रही है। पुलिस उन्हें थाने ले आई और फिर पूछताछ करने के बाद उन्हें थाने से ही रिहा कर दिया गया। पुलिस ने रेड के दौरान मौके से बर्खास्त दरोगा सीमा यादव के अलावा 2 लड़कियों और 3 युवकों को भी हिरासत में लिया था। इलाके के लोगों की माने तो महिला दरोगा यहाँ काफी दिनों से सेक्स रैकेट चला रही हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी सेक्स रैकेट चलाए जाने जैसी घटना से इनकार कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए युवक महिला दरोगा के घर पर किराएदार हैं और उनसे मिलने आई लड़कियां उनकी दोस्त हैं। मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए जा रही बांद्रा अवध एक्सप्रेस में एक यात्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई।
पर मुंबई को जाने वाली ट्रेन बांद्रा और एक्सप्रेस के यह 14 नंबर स्लीपर बोगी के 72 नंबर सीट के यात्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या बिहार पश्चिमी चौक के बदाई स्टेशन के पास की गई। गोली चलने के बाद यात्रियों ने इसकी जानकारी ट्रेन में तैनात पेंटिकारों को दी। वहीं युवक की पहचान दीपेश्वर ओझा नामक युवक बगहा बिहार के रहने वाले के रूप में हुई। यह हत्या किन कारणों से हुई, इसकी जांच में रेलवे पुलिस जुट गई है। देखना यह है कि ट्रेन में हुई इस हत्या का खुलासा आरपीएफ और जीआरपी मिलकर के कितना जल्द से जल्द कर देती है। देवरिया में एसडीएम ने जिला आपूर्ति विभाग और भारी पुलिस बल के साथ शिव शक्ति राइस मिल पर छापा मारा और 60 ट्रक गेहूं बरामद किया। देवरिया जनपद में राशन माफियाओं का खेल चरम पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवरिया सदर एसडीएम ने छापेमारी कर कार्रवाई में पीएसडी के 7 ट्रक गेहूं और चावल जब्त किया। इसके अलावा एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ये सरकारी राशन रात के समय में ट्रकों में लोड कर दूसरे प्रांतों में फर्जी नाम पते पर भेजा जाता था। देवरिया से 5 किलोमीटर दूर सलेमपुर रोड पर शिव शक्ति राइस मिल है। सूत्रों की माने तो खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के लिए रात के समय ट्रकों से माल लोड और अनलोड किया जाता था, जिससे प्रशासन की नजर न पड़ सके। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराने पुल इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार से आ रही बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं घटनास्थल पे दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। इससे गुस्साए क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पे पहुंची पुलिस ने चक्का जाम हटाने की कोशिश की तो पुलिस पे भी क्षेत्रीय लोगों द्वारा पथराव शुरू कर दिया। वहीं बस को भी आग के हवाले क्षेत्रीय लोगों ने कर दिया। वहीं घंटों स्टैंडों के बाद मौके पे पहुंची एसपी सिटी की टीम ने किसी तरह मान मनौवल करके लोगों को समझाया। घंटों हंगामे के बाद मौके पे पहुंचे एसपी सिटी ने लोगों को समझाकर वहां से हटा दिया। फिलहाल लोगों की मांग ये थी कि वहां पर रोड ब्रेकर बनाए जाएं। हरिद्वार में डेंगू के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 93 तक पहुंच गया। शहर में डेंगू पूरी तरह से पैर पसार चुका है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कीटनाशकों का छिड़काव संभावित क्षेत्रों में करा रहा है। संभावित क्षेत्रों में डेंगू के लार्वा नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है। बावजूद उसके रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। बुधवार तक 93 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सभी मरीज हरिद्वार में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। डॉक्टर नवनीत का ये कहना है कि सबसे ज्यादा लार्वा हरिद्वार के शहर में मिल रहे हैं। अभी तक मरीजों की जान डेंगू से 4 मरीजों की जान जा चुकी है। डॉक्टर नवनीत का ये भी कहना है कि 5 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता को जागरूक कर रही हैं, बता रही हैं कि डेंगू से कैसे बचा जाए। उनका ये भी कहना है कि सबसे ज्यादा डेंगू के मच्छर होटलों में लगे कूलरों से निकल रहे हैं। हरिद्वार में डेंगू के मरीजों का दिन पर दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। बुधवार तक ये आंकड़ा 93 तक पहुंच गया। पूरे जिले में अभी तक डेंगू की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है और स्वास्थ्य विभाग अभी भी डेंगू से लड़ने के दावे कर रहा है। वेस्टइंडीज ए ने टीम इंडिया ए को तीसरे अनऑफिशियल वनडे मैच में 45 रनों से मात देकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया है। टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया ने गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 312 रन बनाए। 313 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंडिया ए की ओर से बाबा बराजित ने 78 रन बनाए, जबकि युवराज सिंह ने 61 रनों की पारी खेली। इंडिया ए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 267 रन बना सकी। हालांकि टीम इंडिया ए ने सीरीज तो गंवा दी है, लेकिन इस सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 सितंबर को टीम के चयन में फायदा कर सकता है। धूम 3 के सेट पर आमिर खान की आंखों से आंसू छलक आए। आमिर को दुख इस बात का था कि उनकी मच अवेटेड फिल्म धूम 3 की शूटिंग खत्म हो गई। धूम 3 के सेट पर आखिरी दिन आमिर खान काफी भावुक हो गए, क्योंकि शूटिंग करते करते सेट पर एक परिवार जैसा माहौल बन गया था, जिसके बिछुड़ने पर आमिर खान को दुख हो रहा था। ये फिल्म धूम सीरीज की तीसरी फिल्म है। धूम 3 फिल्म में आमिर खान खलनायक की भूमिका में है। इस फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन आमिर खान सभी कलाकारों से मिले और उनके सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। Supernova by Supertech. Asli क्या? Julie my love, you're the love of my life. Julie!
उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। नमस्कार, फैन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुजफ्फरनगर दंगे पर टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन की होगी जांच। सरकार ने जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय संसदीय समिति। सरकार और विपक्ष दोनों के लोग होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था राम भरोसे, यूपी में काम न करने की इच्छा जताते हुए छुट्टी पर शिरडी गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार। दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहे विपक्षी नेताओं की यूपी में नो एंट्री। बागपत जा रहे कांग्रेस नेता राशिद अलवी को लोनी में रोका गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव कल करेंगे मुजफ्फरनगर का दौरा। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया 4,815 करोड़ का अनुपूरक बजट। आपदा राहत के लिए 2,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश। 2008 से 12 तक कई गड़बड़ियां पर कैग ने उठाए सवाल। मनरेगा और बीज खरीद में पाई गई अनियमितता। आपदा राहत कार्यों में सरकार की नाकामी के खिलाफ बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की, कई बीजेपी नेता घायल। गाजियाबाद में निलंबित महिला दरोगा के आवास पर चल रहा था याशी का अड्डा। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में दरोगा समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान में रेप के आरोप में फंसे मंत्री बाबूलाल नागर की गई कुर्सी। गहलोत सरकार में डेयरी और खादी ग्रामोद्योग मंत्री थे नागर। नाबालिग लड़की के यौन शोषण आरोप में फंसे आसाराम के वकील ने कोर्ट में दाखिल 2 अर्जियां ली वापस। अब आसाराम को नहीं चाहिए जेल में महिला वैद। मीडिया कवरेज पर पाबंदी की अर्जी ली वापस। और इन्फोसिस के एक्स को चेयरमैन और यूआईडी प्रोजेक्ट के बॉस नंदन नीलेकणी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। कांग्रेस टिकट के लिए चल रही है बातचीत।
पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि उन्हें यूपी में काम नहीं करना है। शायद राजनीतिक दबाव ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर वो छुट्टी पर शिरडी चले जाते हैं। छुट्टी पर गए तो गए, सरकारी मोबाइल भी बंद कर लिया। फिर सामने आए आईजी लॉ एंड ऑर्डर विश्वकर्मा, जो कहते हैं कि वो तो सामान्य तौर पर छुट्टी पर गए हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश में हालात इस कदर चल रहे हों